ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बहुत अच्छी बात बोली आचार्य जी कि लोग अक्सर जो लड़की पैदा हुई घर में तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पड़ोसी सोसाइटी सब सांत्वना देने आ जाते हैं कि अब क्या करोगे, अब पैसा आज से इकट्ठा करना शुरू कर दो। पैसा इकट्ठा भी करते हैं उसकी शादी के लिए। उस प्रोसेस में भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो एनेमिक रहती हैं, जिनको ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं बॉडी के। अगर वही पैसा लाख 2 लाख अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी चादर के हिसाब से अगर एक पिता, एक माता या परिवार वो लड़की की पढ़ाई में, जो कि आप हमेशा जोर देते हैं इस बात पे, उसकी पढ़ाई में, उसके खान पान में, उसकी अपब्रिंगिंग में करेंगे, लगाएंगे वो पैसा, तो वो पैसा कभी एक घर दिला दें। आपके पास ज्यादा पैसा, आप उसको एक घर दिला दें, चाहे जीवन उसको किसी के ऊपर बहुत बढ़िया बात बोली, नहीं बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली। देखिए, एक आंकड़ा है बिल्कुल सन्न कर देने वाला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी संस्था जिसकी गरिमा, गंभीरता और निष्पक्षता पर उंगली भी नहीं उठाई जा सकती। पिछले ही साल का उनका आंकड़ा है, 146 देशों का उन्होंने सर्वेक्षण करा और भारत 146 देशों में 146वें स्थान पर है। किस मैट्रिक पर? लड़कियों के स्वास्थ्य और जीने की उनकी संभावना इस तल पर। भारत में लड़कियां जितनी कुपोषित हैं उतनी विश्व के गरीब से गरीब देश में नहीं। और भारत में जितनी लड़कियां मार दी जाती हैं गर्भ में ही, भ्रूण हत्या इत्यादि, उतनी शेष विश्व में मिलाकर भी नहीं मारी जाती। अभी कल ही चर्चा हो रही थी तो मैं कह रहा था कि एक इतना साधारण सा आंकड़ा है और पता नहीं कैसे भारत का आम आदमी उस पर गौर नहीं करता, उससे नज़रें चुरा लेता है कि हमारी आबादी में, देखिए, प्रकृति घूम फिर करके स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है ना, वो 1 और 1 का कर देती है, 50-50। ठीक है, जन्म के समय 50-50 नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ करके वो हो जाता है क्योंकि पुरुष मरते थोड़ा ज़्यादा हैं, तो फिर सब बराबर हो जाता है। पुरुषों की औसत आयु विश्व भर में महिलाओं से थोड़ी कम होती है। तो भारत की अगर जनसंख्या को ले लें तो अगर 144 करोड़ लोग हैं हमारे पास, तो 72 होना चाहिए। वो 72 नहीं है, वो है लगभग 68 और 73, 142 अगर हम, या 143 माने तो। महिलाओं की पुरुषों की आबादी में 4 से 5 करोड़ का अंतर है। और मैं अभी कह रहा था कि जनगणना हमारी हुई नहीं जो 2021 में होनी चाहिए थी, और ये बड़ी गलत बात है कि जनगणना सरकार ने नहीं कराई है। अब जब होगी तो मुझे डर है कि महिलाओं और पुरुषों की आबादी में जो ये 4-5 करोड़ का अंतर है, कहीं और बढ़ ना जाए। कहाँ गई ये 4-5 करोड़ महिलाएं, कहाँ गई? सोचिए तो, प्रकृति ने तो बराबर ही सबको पैदा करा है, अवसर दिए हैं, तो 5 करोड़ कम कैसे हो गई? उत्तर हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में मिलता है। भारत में बड़े पैमाने पर आज भी, खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में, भ्रूण हत्या चल रही है। अभी फिलहाल एक केस जिसमें जेंडर चेक करने के लिए पिता ने, बदायूं में हुआ है, 5 लड़कियां थीं और उसको डर लग रहा था कहीं छठी ना पैदा हो जाए, तो उसने हंसिया लेकर के बीवी का पेट फाड़ दिया ताकि वो देख सके कि गर्भ में जो बच्ची है उसका। मैंने पूछा, बात क्या सिर्फ उस छठे बच्चे की है जो लड़का भी हो सकता था या लड़की भी हो सकती थी, या बात पिता की जो पहले ही 5 बच्चियां हैं उनके प्रति घृणा की है? जो इंसान छठी लड़की को लेकर के इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतने विरोध से भरा हुआ है, उसने जो पहले ही 5 पैदा कर ली हैं उनसे वो कितनी नफरत करता होगा। इतनी नफरत की बीवी का उसने पेट फाड़ दिया, गर्भिणी पत्नी है, हंसिए से पेट फाड़ दिया। तो लेकिन समाज हमारा ऐसा है कि बिल्कुल हो सकता है कि वो जो पत्नी है वो अदालत में गवाही भी न दे पति के खिलाफ,
क्योंकि आमतौर पे भारत में पत्नियां इतनी दुर्बल, लाचार, पर निर्भर होती हैं कि वो कहेगी कि अगर पति जेल चला गया तो मैं भी भूखी मरूंगी और ये 5 लड़कियां भी भूखी मरेंगी। तो इतनी ज़्यादा दुखद स्थिति है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंडेक्स बताया जिसमें 146 देशों में भारत का स्थान 146वां है। वहाँ और भी बातें हैं, एजुकेशन उदाहरण के लिए, रिप्रेजेंटेशन कि शैक्षणिक संस्थानों में या जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं जैसे संसद, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, या देश की कुल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। आप कहीं भी देख लीजिए, भारत एकदम निचले पायदान पे दिखाई देता है, या तो बिल्कुल आखिरी तल पर बैठा होगा या अंत के 10, 15, 20 देशों में होगा। ये हमारी दुनिया में हालत चल रही है। आचार्य जी, एक सवाल मेरा जो अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिसके आंसर से, हमारे इतने रिच स्क्रिप्चर्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण में एक देवी स्वरूप एक महिला को दर्जा दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई व्रत या नियम नहीं लिखा हुआ है जो पुरुषों को महिलाओं के लिए रखना हो। एक महिला व्रत रखती है, भूखी रहती है अपने पति के लिए, बच्चों के लिए ये व्रत है तो बच्चों के लिए ये व्रत है। इतने, और हर व्रत का या हर नियम का एक मतलब है, साइंटिफिक मतलब है। लेकिन क्यों ये नियम या क्यों ये जो पद्धतियां हैं या व्रत हैं, मतलब चलिए ठीक है, एक मान्यता है, मैं कर रही हूँ, मेरी माँ करती हैं, उनकी माँ ने किया, एक चला आ रहा है सीक्वेंस, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये डिकोड करने में मदद करिए आप कि क्यों मेरे लिए कोई व्रत क्यों नहीं रख सकता। रोचक प्रश्न है। असल में थोड़ा सा सवाल घुमाना पड़ेगा जी। आपके सवाल के पीछे मान्यता ये है कि पुराने हमारे ग्रंथ महिलाओं को, नारियों को, पत्नियों को या माओं को तो कहते हैं कि व्रत रखो जी, पुरुषों को, पतियों को क्यों नहीं कहते कि व्रत रखो? आपके प्रश्न के पीछे ये मान्यता है जी। आप मान रही हैं ना कि ग्रंथ स्त्रियों को व्रत रखने को कह रहे हैं? नहीं कह रहे। तो ये कहाँ से मान्यताएं आई हैं? देखिए, आज अच्छा आप दुनिया की ओर देखती हैं जी, तो इसमें आपको सब अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 लोगों को जानती हैं तो 100 के 100 लोग बड़े अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या 100 के 100 लोग बहुत बुरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही इतिहास के हर बिंदु पर, हर जगह, हर देश में रहा है आज तक। अच्छे लोग भी होते हैं, साधारण औसत लोग भी होते हैं और गड़बड़ लोग भी होते हैं। भारत में भी ऐसा ही रहा है।